पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल में जो मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट्रोल ग्रीन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हमने जीता था 2016 की बात है। कुदरत ने आपने खुद बोला आपको कि बताओ किस कंट्री जाना है तुमने, मतलब लोग ट्राई करते रहते हैं कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, वो खुद पूछ रहे हैं आपसे। सेल्स का बंदा एक बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बंदा होता है, क्योंकि वो पूरा शहर घूम रहा होता है, हर चीज उसको पता होती है। सबसे ज्यादा इस अम्ब्रेला के अंदर, जैसे आपने बताया सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा किस एरिया में पैसे, जैसे 15 डिफरेंट एरिया है, तो किस एरिया में सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे? असल में वो इंसान के बारे में कहा जाता है ना कि वो किसी भी हाल में खुश नहीं है। जो अकेडमिया में है ना, वो कहते हैं अल्लाह ताला हमें इंडस्ट्री ज्वाइन करवा दे, और इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं अल्लाह ताला तू हमें अकेडमिया। आने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे व्यूवर्स हैं जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, या हमारे जो बिजनेसमैन हैं, क्या उनको सप्लाई चेन में स्टडी करनी चाहिए? प्रोक्योरमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, सप्लाई चेन ही क्यों सिलेक्ट करी? हालांकि डिफरेंट कंट्री में घूमे हुए हैं, मतलब डिफरेंट एरिया के डिफरेंट लोगों के साथ भी। उनकी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कोई एक पार्टी कह रही थी इनको मार दो, एक पार्टी कह रही थी इनको छोड़ दो। ये बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहली दफा रिवील कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी आज तक नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि सप्लाई चेन एक बड़ी मिथ है, और माशाल्लाह साहब उसमें PhD कर रहे हैं। जी सप्लाई चेन में डबल MBA भी किया, लिंक्डइन पे आपने मेंशन किया है। बिफोर डाइव इन व्हाट दिस जर्नी कि आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं चाहता हूँ पहले आपकी थोड़ी सी जर्नी पता चले, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्या करते हैं और आजकल क्या कर रहे हैं? सही। अगर मैं बिल्कुल पीछे से शुरू से स्टार्ट करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज़ कुरान। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर वही जैसे सब मैट्रिक कर रहे होते हैं, 70 लोगों में हमें भी डाल लेना यार। 70 लोग हो गए ना? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद वही मैट्रिक सब कर रहे होते हैं, फिर वैसे भी हमने मैट्रिक किया, फिर उसके बाद इंटर किया, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल था समझना कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट की जाए इंटर के बाद। तो खैर बड़ी मुश्किल से पता चला कि भाई BBA एक फील्ड होती है। मैंने कहा सबसे आसान यही है, तो इसी में ही चले जाते हैं, सब लोग चेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे। कौन से सन की बात है? ये बात होगी कोई तकरीबन 7 की 8 की 2007 हाँ 7-8 की। तो उस टाइम पे फिर BBA स्टार्ट कर लिया, फिर BBA करके चुके, फिर उसके बाद ACCA का शौक़ हुआ, हमने कहा भी MBA रोक देते हैं, तो ACCA के 6 पेपर्स निकाले। फिर एक्चुअली फिर उस टाइम पे फिर मेरी जॉब हो गई थी सऊदीया में, PIA। तो जब वहाँ गया तो फिर उस टाइम के ऊपर फिर वो एजुकेशन छूट गई, फिर वो को तकरीबन 4 साल में वहाँ पर रहा। फिर उसके बाद वापस आया मैं, तो फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर उसके बाद ICMA ज्वाइन किया। ICMA के भी 3 पेपर्स जो थे वो निकाले, फिर उसके बाद 3 और निकाले, टोटल तकरीबन 9 पेपर्स निकाले मैंने। तो उसके बाद एक पेपर था मेरा IT ऑडिट का ना, वो तकरीबन मेरा 6 दफ़ा रुका है, और वो उसकी कॉस्ट बड़ी हुआ करती थी। तो वो जब 6 दफ़ा रुका, मैंने सोचा कि इसका मतलब है ये कॉस्ट एंड अकाउंटिंग मेरे बस की फील्ड नहीं है, मतलब मैं किसी और डायरेक्शन का बंदा हूँ। खैर वो वहाँ पे भी ड्रॉप किया, और इस साल में 2-2.5 साल मैंने ज़ाया कर दिया। तो मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा कैसे ग्रेजुएट। फिर उसके बाद MBA स्टार्ट किया। अब जब ACCA बंदा करके आ रहा है, ICMA करके आ रहा है, भले से आधा ही, तो फिर आपको MBA कुछ लगता नहीं है। तो फिर फाइनेंस में MBA किया, फिर मैंने कहा इसमें तो मज़ा आ रहा है, फिर मैंने HR में कर लिया, फिर सप्लाई चेन में कर लिया। तो इस तरीके से MBA हुआ, फिर उसके बाद MPhil किया सप्लाई चेन में, फिर उसके बाद कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कोर्सेज़ होते हैं वो किए, कोई तकरीबन 4 साल में 4 कोर्सेज़ किए। फिर उसके बाद अच्छा, उस दौरान तक मैं जितनी भी जॉब कर रहा था वो मैं कर रहा था मार्केटिंग, सेल्स प्लस सप्लाई चेन में। तो मेरा एक्सपोजर दोनों साइमल्टेनियसली दोनों का साथ साथ चलता रहा। इस तकरीबन 12-13 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो जब मैं मार्केटिंग से थक गया, तो कोई तकरीबन 13 साल मार्केटिंग की जॉब करने के बाद सेल्स प्रोक्योरमेंट तो मैंने आखिरी के 4-5 सालों में शुरू करी। तो फिर मैंने सोचा कि अपना कुछ डाइवर्स होना चाहिए, दूसरी तरफ आना चाहिए। अच्छा, ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तब से ही मुझे स्पीकिंग का बड़ा शौक़ था, क्लास में प्रेजेंटेशन देना। उस टाइम पे मैं स्कूल में जाया करता था सेशंस देने के लिए, फिर कॉलेज लेवल के ऊपर, फिर यूनिवर्सिटीज़ में सेशन देना स्टार्ट किए। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी, तो उसमें ये होता था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके हम ट्रेनिंग दिया करते थे। तो अगर आप बात कर लें ये ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, तो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मैं गया हूँ, कोई तकरीबन 500 अबव कंपनीज़ में जाके वहाँ ट्रेनिंग सेशंस दिए, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेशंस दिया करता था वहाँ पर।
लेबर लॉस से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लॉस से रिलेटेड। तो फिर मैंने कहा वाई नॉट कि जब मैं अपनी फील्ड ही स्विच कर रहा हूँ तो वाई नॉट कि मैं फिर एकेडमिया में आ जाऊँ। तो फिर एकेडमिया में आया मैं। तो जब एकेडमिया में आया तो फिर पता चला कि भाई जब तक यहाँ पे आप डॉक्टर नहीं बनोगे, PhD नहीं करोगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 1 या 2 साल में फिर मैंने यूनिवर्सिटी सर्च करी कि कहाँ से करना चाहिए। खैर फिर सप्लाई चेन में अपना PhD स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आधा PhD मेरा हो गया, थीसिस चल रहे हैं, एंडिंग के ऊपर है। तो इस तरीके से अब PhD स्कॉलर, और जब PhD हो जाएगा फिर उसके बाद हम PhD कहलाएंगे, स्कॉलर हट जाता है फिर। तो और मीन वाइल्स जॉब्स मैंने सऊदी अरब में करी, वो तकरीबन 4 साल। फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था बहरीन में। तो बहरीन में 1.5 साल जॉब करी। फिर उस दौरान जब जॉब ख़त्म हो गई फिर वापस पाकिस्तान आया। तो एक आइजैक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने नाम सुना हो, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। उस टाइम पे क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके से मैं सेलेक्ट हुआ। ये बात है 2011-12 की। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि वेयर एवर यू वांट यू कैन गो, बस यू जस्ट हैव टू बाय योर ओन टिकट एंड ओन वीज़ा। बाकी वहाँ पहुँचने के बाद एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू 6 हफ्ते तक। तो मैंने सोचा यार कहाँ जाया जाए। तो हर किसी के जहन में आता है यार सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ फ्री है तो अमेरिका जाएंगे। तो टिकट्स मैंने कहा कि यार अपना लेना है, तो जब टिकट मालूम करने के लिए तो 3.5-4 लाख 5 लाख बहरीन का टिकट लेता? नहीं अमेरिका का। हाँ। क्योंकि वो आईसेक के थ्रू जा रहा था ना, फ्री था सब कुछ, लेकिन टिकट अपना लेना था। मैंने कहा ये तो बड़ा महंगा है। तो वीज़ा भी लगा के दे रहे थे? वीज़ा भी लगा के दे रहे थे, लेकिन वीज़े की कॉस्ट हमें देनी थी। हाँ, तो वो भी महंगा। तो मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, UK आ जाते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया भी करते करते मैं आखिरकार एशिया में ही आ गया। फिर एशिया के कंट्रीज़ मैंने देखे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, हांगकॉन्ग। तो फिर मैंने कहा कहाँ जाया जाए। फिर जब एशिया में तो सिर्फ एक ही कंट्री आता है, थाईलैंड। तो वहाँ पे फिर जो था मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सेलेक्ट हो गया 6 हफ्ते के लिए। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझ जैसे ही लोग, सेम एज ग्रुप के लोग, कोई 26 ममालिक से आए हुए थे, और हम 26 लोगों को एक साथ रहना था, एक साथ एक्टिविटीज़ करनी थी 6 हफ्ते तक। तो उस टाइम पे जो मुझे उन लोगों से एक्सपोजर मिला वो नेक्स्ट लेवल था। क्योंकि वो कहते हैं ना लोग कि आप जब मुख्तलिफ लोगों में बैठो, ट्रैवलिंग करो, तो उससे जो आपकी लर्निंग होती है वो आपको बुक्स में कभी नहीं मिलेगी। तो उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग्स वगैरह करवाया करते थे। जब मेरा लास्ट वीक था वहाँ पे, देन आई गेट टू नो कि उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट अच्छा परफॉर्म करेगा हमारे लिए उसके लिए सरप्राइज है। तो इत्तेफाक से मैं और मेरे अलावा एक निकोल थे फ्रॉम ऑस्ट्रिया, एक ख़ातून थी जेनिफर, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से थी। हम तीनों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तो उन्होंने फिर हमें ऑफ़र करी कि हम आपको 4 साल तक का मज़ीद वीज़ा दे रहे हैं और सब कुछ फ्री ओवर, आपको थाईलैंड में रहना होगा। मैंने कहा सिर्फ ये बता दो फ्री है ना सब कुछ? उन्होंने हाँ फ्री है। मैंने कहा लो अभी। तो फिर मैं वो 3 हफ्ते की जर्नी, वो मेरी 4 साल फिर वो थाईलैंड में ही गुजरी। फिर 4 साल के बाद फिर मैं पाकिस्तान आया। तो वहीं पर ही सारी कॉन्फ्रेंसेस सारा, क्योंकि हम जब 6 हफ्ते तक वहाँ पे रुके हुए थे तो हर 6 हफ्ते के बाद मुख्तलिफ़ कंट्री से मुख्तलिफ लोग आते, हमें ज्वाइन करते। तो वो हमें हर 6-6 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए दूसरे सिटीज़ में भेजते थे कॉन्फ्रेंसेस करवाने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पे 4 साल गुजारे। जब वहाँ पे लास्ट मंथ मेरा चल रहा था तो वहाँ पे एक डेलीगेशन आया हुआ था कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार से। कंबाइंड हम लोगों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 1 हफ्ते की कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो कंबोडिया वालों ने उसी वक्त मुझे बोला कि हम आईजैक का आपका अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो 6 महीने के लिए अभी हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पे आपका 1 महीने के बाद ख़त्म होगा आप हमें ज्वाइन कर लें। सही है। इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया। थाईलैंड का यहाँ से ख़त्म हुआ, वेरी नेक्स्ट डे 4 साल के बाद फिर कंबोडिया चला गया। कंबोडिया में 6 महीने उनके साथ काम किया। तो इस तरीके से तकरीबन कोई 4.5 साल मैंने बाहर गुजार के फिर मैं वापस पाकिस्तान आया। फिर यहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ऑयल एंड गैस का मुझे बड़ा शौक़ था, तो ऑयल एंड गैस की फील्ड में मैं आया तो एक इंडेंटिंग फर्म को ज्वाइन किया। यहाँ पे मेरा काम ये होता था, सेल्स, मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट का काम होता। तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना, कंपनीज़ के अंदर जाना, क्योंकि कंपनीज़ को तो मैं वैसे ही ऑलरेडी जानता था, क्योंकि उन सारी कंपनीज़ में मैं एक ज़माने में ट्रेनिंग सेशंस दिया करता था जाकर। तो जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज़ हो गई, ऑयल एंड गैस की हो गई, फर्टिलाइज़र्स और एंग्रो वगैरह कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र, तो इन सारी कंपनीज़ में जाके
फिर मैं वहाँ जाके उनको इक्विपमेंट्स सेल आउट करना, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी बनाना, कोई कंपनी अगर एक्सपेंशन के ऊपर जा रही है उनको पूरी स्टडी बनाना, बाहर के सप्लायर से कांटेक्ट करना, उनको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करना। तो ये सारा सेल्स और मार्केटिंग में आ गया। तो इस कंपनी के साथ कोई तकरीबन 8 से 10 साल मैंने काम किया। वहाँ से छोड़ा मैंने उस कंपनी को, फिर मैंने शेल ज्वाइन की। शेल में मैं थर्ड पार्टी के पास रहा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वहाँ से छोड़ी तो फिर उस टाइम के ऊपर कोविड की बात है, MG लॉन्च हो रही थी। तो आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय इन पाकिस्तान ऑफ MG जो हायर हुआ था। तो MG में हायर हुआ। फिर ये जो आप शाले फैसल के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डीलरशिप है, तो आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय यहाँ पे। तो MG के साथ को तकरीबन 2.5 साल मैंने काम किया। फिर एक वक्त ये आया जब इमरान खान का ज़माना, तो LCs वगैरह सब बंद हो गई थी, इंपोर्ट आपको याद होगा। तो हमारी कोई तकरीबन ठीक ठाक गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में 8-10 हज़ार गाड़ियाँ पोर्ट के ऊपर फंस गई थी। वो एक बड़ा बुरा दौर था MG के लिए, बल्कि तमाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो उस टाइम पे हमारी कंपनी काफ़ी डाउन होना शुरू हो गई थी। तो जब कोई भी कंपनी का डाउनफॉल शुरू होता है तो सबसे पहले उस बंदे के ऊपर नज़र जाती है जो सबसे हाई पे हो रहा होता है। तो मैंने कहा इससे पहले मेरे ऊपर कुछ आए तो कुछ सर्च वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम तक मुझे जॉब करते हुए 13 साल हो गए थे सेल्स मार्केटिंग में। तो मैंने कहा अब मैं अपना पूरा डोमेन चेंज करता हूँ। तो पूरा डोमेन मैंने अपना चेंज किया। फिर मैं एकेडमिया की तरफ आया। तो अब एकेडमिया में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं पहले क्यों नहीं आया, इसमें इतना मज़ा आ रहा होता है। और अब जब आप यंगस्टर्स के स्टूडेंट्स के दरमियान रहते हैं ना, तो ख़ुद भी एक एनर्जेटिक और ख़ुद को एक बड़ा यंग फील कर रहे होते हैं। तो अब ऐसी फील्ड है कि अब इसको छोड़ के कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। और अच्छी बात इसमें ये कि आप स्टूडेंट्स को तो पढ़ा ही रहे होते हैं और साथ साथ उनको पढ़ाने के लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अपडेट आपको रहना पड़ता है ग्लोबली क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो बस इस तरीके से ख़ुद भी पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। और मीनवाइल जब से मैं एकेडमिया में आया हूँ 3 साल में, तो इस 3 साल के दौरान जो है कोई तकरीबन मैंने 15 प्लस रिसर्चेस पब्लिश करवाई हैं, जिनमें से 8 जो है मेरी पाकिस्तान में पब्लिश्ड हैं, एक टर्की यूनिवर्सिटी में पब्लिश है, एक जर्मनी में, एक लंदन में। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो हैं वो अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा मेरी एक बुक पब्लिश्ड है, रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन। तो बस ये छोटा सा एकेडमिया और इंडस्ट्री का ये एक्सपीरियंस है जो कि साथ साथ चल रहा है। नहीं माशाल्लाह से बड़ा लंबा है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मतलब कुदरत ने आपने खुद बोला आपको कि बताओ किस कंट्री जाना है तुमने। मतलब लोग ट्राई करते रहते हैं कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। वो खुद पूछ रहे हैं आपसे, बता तेरी जेब में पैसे कितने हैं, उसके हिसाब से तुम्हें मैनेज कर देना है। इवन कि मैं तो अभी भी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, ये ऑफ़र अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मुझे ये इस ऑफ़र का पता चला था, ये कोई इस तरह आज भी मौजूद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ना, 2011 की बात है। ये हुआ क्या था, मैं यूनिवर्सिटी में था, एक दोस्त मेरे पास आया 2 महीने के बाद, कि मेरा बड़ा अच्छा क्लोज फ्रेंड था। कहने का अहमद मैं कायरो से होकर आया हूँ। मैंने कहा इजिप्ट से होकर आए हो? कहने का हाँ यार। मैंने कहा लगता तो नहीं था कि तुम कायरो जा पाओगे, जहाज़ में बैठ पाओगे। कहने भाई मैं फ्री गया हूँ। मैंने कहा फ्री कैसे गए हो, कोई क्रेडिट नहीं बेची है, किसी ने एयरपोर्ट तो कोई पैकेट पकड़ा दिया था के बाद ये ऑप्शन होता है फ्री है। तो मैंने कहा और क्या कैसे होकर आए? खैर बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है आइजैक, उसके थ्रू में। ये आज भी मौजूद है आप कह रहे हो? एग्जैक्टली। तो अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन पहले जो है ना वो बी कैटेगरी जो होती है ना यूनिवर्सिटीज, तो या बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज, उनमें जाया नहीं करती। ये सिर्फ एलीट यूनिवर्सिटीज में ही स्टूडेंट्स को लेके जाया करती थी। हम जो थे वो थोड़ा सा बिलो एवरेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। तो फिर वहाँ पे मैं इस आइजैक की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक गया, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुँचा विद इन द 3 years। पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? ये ऐसा नहीं, हर कोई अप्लाई कर सकता है? हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसकी 2 शर्तें हैं। आपकी एज 30 साल से अंदर होनी चाहिए। फारिग हो गया तो छोड़ दो टॉपिक पे, चेंज करो टॉपिक, फारिग हो गया। और दूसरा ये कि आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी या किसी इदारे के साथ आप मुंसलिक हो। ये तो आ जाएगा, लेकिन एज कैसे कम करेंगे? हाँ इसके लिए तो बस अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसकी स्पेलिंग के वेबसाइट की मैसेज में मजाक हो गया ताकि लोगों को परेशानी। बिल्कुल, ये है AIESEC, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। अगर ये लिख के भी लगा दे स्लाइड में तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, AIESEC कराची लिखें। ये कराची में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है और इस्लामाबाद में मौजूद है। तो जब मुझे पता चला ये लड़के कौन चला रहे हैं, ये किसी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के 5वें सेमेस्टर के बच्चे ये पूरे कराची को रन कर रहे हैं। सोचें, वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और वही बाहर भेज रहे होते हैं। और मतलब आप जब बाहर जाते हैं और जब आप सोचें ना कि मुख्तलिफ
कंट्रीज से आपकी सेम एज के लड़के लड़कियां आए हुए होते हैं, आप एक दूसरे के साथ 6 हफ्ते तक एक साथ रहना, और स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट हमको दिया हुआ था, तो हर वक्त 24 घंटे साथ रहना। वहाँ हमको सिर्फ करना क्या होता था, हफ्ते में 3 दिन सुबह 10 से 11 एक यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश पढ़ानी थी, बाकी पूरा दिन फ्री, पूरा हफ्ता फ्री। और वहाँ उन्होंने हमें वो 3-4 डाले दे दिए थे। वहाँ तो लेबर इस्तेमाल कर होते हैं, उसमें बकरे बकरियाँ और बजरी वगैरह लेके जा रहे होते हैं। यहाँ वो पीछे गार्ड बिठा रहे होते हैं। नहीं, यहाँ भी लेके ही जा रहे होते हैं। हाँ, बस वो लोग इंसान लेके जा रहे होते। तो वहाँ उन्होंने ऐसी, वहाँ वो डाला ऐसा है जैसे कि यहाँ पे मेहरान है, यार कोई मसला नहीं है, ले जाओ। मैंने कहा बस पेट्रोल आप अपना डलवाएंगे, बाकी जहाँ लेके आपको घूमना है घूमे। तो बस वो हमको दिया हुआ था, हर 5 लोगों को उन्होंने एक गाड़ी दे दी थी, जिसके पास जो गाड़ी थी, क्योंकि हम होस्ट फैमिली के पास स्टे किया हुआ था। तो जब हम पढ़ा के फारिग होते थे, हम 26 लोग तो एक जगह पे मिलते थे, और फिर हम लोग गाँव में रुके हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ से गाड़ी लेते थे, और फिर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। बस पूरा 6 हफ्ते जो थे हम लोग घूमते फिरते एक्सप्लोर करते रहे चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपसे बातों से समझ में तो आया कि यार अभी भी आज भी लोग जो मौजूद हैं वो अप्लाई करके जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फंड है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फंड भी है, और डिफरेंट अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे पास फ्रीलांसर्स भी ऐसे होंगे जो अगर वो अप्लाई कर लें यूनिवर्सिटी में, यहाँ को सा मुश्किल है एडमिशन लेना। बिल्कुल, और नहीं, इसके लिए तो बहुत आसान है। इनकी वेबसाइट है आइजैक कराची लिखे, वो आपको लिंक आ जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा, उसको अप्लाई करें। कोई मसला है तो आप चाहें तो इसके ऊपर मेरा वो लिंक्डइन डाल दें, तो वो मुझे स्टूडेंट्स मुझे वो लिंक्डइन पे ऊपर मैसेज कर देते हैं, उनको फिर मैं उन लोगों से कनेक्ट करवा देता हूँ जो अभी इस टाइम के ऊपर इस आइजैक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। तो जब मुझे ये पता चला, मैं इसकी जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन तक जब मैं पहुंचा आइजैक में, फिर मैंने क्या किया, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ तक ये लोग लेके नहीं जाते थे स्टूडेंट्स को, फिर मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ तक उन स्टूडेंट्स को लेकर गया। वो तकरीबन मैं 3.5 साल मैं जनरल सेक्रेटरी की इसकी पोस्ट तक रहा, और आप यकीन करें 3.5 साल में मैंने 700+ स्टूडेंट्स को बाहर भेजा है। तो और उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भेजे जिनको ये नहीं होता था, जो कभी शायद कराची से भी बाहर नहीं निकले थे। तो एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है, अच्छा लगता है कि यार कि यूथ के लिए हमने जो कुछ सीखा तो दूसरों को डिलीवर भी किया। अच्छा, सप्लाई चेन ही क्यों सिलेक्ट करी? ये सवाल है कि आपने आगे जो अपने हालांकि डिफरेंट कंट्री में घूमे हुए हैं, मतलब डिफरेंट एरिया के डिफरेंट लोगों के साथ भेजा है, तो दुनिया उस वक्त मेरे ख्याल है ऑनलाइन की तरफ और इस तरफ आ रही थी, लेकिन आप गए सप्लाई चेन की तरफ। और फिर दूसरा, लोग यूनिवर्सिटी से भाग के जॉब पे जाते हैं, आप दुनिया छोड़ के यूनिवर्सिटी की तरफ चले गए। दो बिल्कुल सिनेरियो है। असल में वो इंसान के बारे में कहा जाता है ना कि वो किसी भी हाल में खुश नहीं है। जो एकेडमिया में है ना, वो कहते हैं अल्लाह ताला हमें इंडस्ट्री ज्वाइन करवा दे, और इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं अल्लाह ताला तो हमें एकेडमिया। क्यों? वो कहते हैं ना, हाँ, हर किसी को जो है वो दूसरे का मोबाइल, दूसरे की गाड़ी और अच्छा लग रहा होता है, अपना नहीं समझ में आ रहा होता है। तीसरा मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया। मैंने ये डायलॉग तो सच डायलॉग ये होता है कि अपने बच्चे, हाँ, और दूसरे की बीवी पसंद। हाँ, बस ये मैं मोबाइल गाड़ी वाला तुम ऐसे एडिट कर रहे हो बस। अब वो मैं कहना नहीं चाह रहा था। नहीं, हमारा पॉडकास्ट है, हमें क्या मसला है। सही है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस चीज़ में यही फील है। लेकिन भाई जो इंसान जहाँ पे रह रहा होता है ना, मतलब जो काम कर रहा होता है, भले से जो इंडस्ट्री में ना, मैं इस टाइम पे ये कहता हूँ, आप इंडस्ट्री में रहें, आप एकेडमिया में हैं तो आप एकेडमिया में रहें, लेकिन काम वो करें जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आपको खुशी महसूस हो। एक चीज़ वो होती है ना, अरे यार सुबह उठते और फिर जॉब पे जाना है और क्या फिर सर खपाना है। तो मैंने 15 साल ऐसे निकाले लिटरली। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो सेल्स से स्टार्ट लिया था। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान आए, जलजल आए, मुझे 9 बजे कंपनी के अंदर पंच करके सेल्स के लिए निकलना है। कड़कती धूप में आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं, और जब किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो चिल्ड एसी चल रहा होता है। आप यकीन करें मुझे गर्मी के बुखार आते थे, तो मतलब बड़ी तबीयत ख़राब रही। एक वो वक्त भी गुजारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने वो चीज़ भी देखी, और जब एकेडमिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी देखी। अब एकेडमिया में हूँ तो लोग कहते हैं यार कितने सुकून से चिल बैठे हुए, तो मैं तो वो 15 साल गुजार के आ रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई अभी जो हो ना, तुमने अभी बाहर की दुनिया और वो इंडस्ट्री के लोग देखे नहीं, जब वो सेठिया निज़ाम देखा नहीं है। जब सेठ जो हो ना, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ टेबल के ऊपर, जब आपको फाइल यूँ आपके मुंह पे के ऊपर मार के देता है, और जब स्लैंग लैंग्वेज आपके साथ इस्तेमाल करता है, तो उस टाइम आप बोलोगे यार एकेडमिया बहुत अच्छा था। तो बात वही है कि जिसमें आपका शौक़ हो, जिसमें दिल करे, आप वहीं पर ही रहें। और मैंने इस वजह से ज्वाइन किया। मुझे अभी भी याद है जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे कज़न थे, उन्होंने ये कहा था कि अहमद सप्लाई चेन सेलेक्ट करो, आगे जाके इसी का ही दौर है और यही सारी चीज़ें चलेंगी। मैंने कहा यार ये खुद कर रहे हैं ना, तभी मुझे बोल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा।
तो आज कज़न कहते अब क्या हुआ तुम्हें, तो 12-13 साल तुमने तो सप्लाई चेन में गुजार दी। जब मैं कह रहा था तो मैं कहा चलो फिर भी आपके कहने के 4 या 5 साल के बाद मेरे बात समझ में आई। हुआ असल में ये कि मैं जब सेल्स के ऊपर जब निकलता था ना, तो मेरा जो ताल्लुक होता था वो ज़्यादा प्रोक्योरमेंट वालों से होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों से, वेयर हाउस वालों से। तो उनके साथ में इतना मिला, सोचे ना, मतलब एक दिन में 6 कंपनीज, जब 6 दिन जा रहे हैं तो 36 कंपनीज एक हफ्ते में मैं विजिट कर रहा हूँ। एक हफ्ता कराची में होता था मैं इन 12-13 सालों में, और अब यकीन करें 3 हफ्ते में कराची से बाहर होता था। कोई पाकिस्तान का ऐसा शहर या कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, सुई बनाने से लेके जहाज़ बनाने तक, जिस इंडस्ट्री में मैं नहीं गया हूँ। साबुन से लेके, कपड़ों से लेके, घड़ी से लेके, आप किस नेम इट यू कॉल, आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले लें, मैं फिंगर टिप्स के ऊपर यहाँ से पूरा NIP इंडस्ट्रियल पार्क्स और कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और ये पोर्ट कासिम सारे फिंगर टिप्स के ऊपर है। और ये नहीं, फैसलाबाद हो गया, आपका जंग हो गया, मुल्तान हो गया, इवन के KPK हो गया। KPK का तो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, आप कहें तो मैं वो शेयर करता हूँ। बड़ा इंसिडेंट, वो एक बड़े वाकया है, बड़ा मज़ा आया था। मज़ा क्या आया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था तो मेरे जो सेठ थे बॉस, उन्होंने कहा कि अहमद तुम्हें एक मारी पूरा MPCL, तो उसकी एक फील्ड है हालिनी, तो वो KPK के ऊपर है और वहाँ पे उन्होंने अपना प्लांट खोला है, तो उनको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, तो जाओ वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछो और फिर हमें बताओ कि क्या है। जिस तरीके से मैं नॉर्मली विजिट्स के ऊपर जाता था, उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने बोला कि पहली दफ़ा मैं एक दफ़ा गया था 1972 में, उसके बाद कभी हमारी ऑफिस से कभी किसी ने वहाँ पे विजिट नहीं किया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे ना आसमान पे चढ़ा दिया। मैंने कहा यार बॉस मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बॉस जहाँ बोलेंगे हम चले जाएंगे। हम भी खुद चौड़े में पूरा आया, यार अहमद को तो बॉस वहाँ भेज रहे हैं। तो हमारी टूर हो गई ऑफिस में, हम भी खुश कि यार कभी कोई नहीं गया ऑफिस से, बॉस ने मुझे रिकमेंड किया, हम खुशी। अच्छा, वहाँ के लोगों से बात करी जो वहाँ पर थे MPCL की हालिनी फील्ड के ऊपर। उन्होंने बोला सर जब आप आए ना, जैसे ही आप हब को क्रॉस करेंगे, वहाँ पे एक हब को कंपनी भी है, तो बैरियर लगा हुआ होगा, वहाँ पे रुक जाइएगा, हम खुद अपनी गाड़ी भेजेंगे और हम आपको लेकर जाएंगे, आप उस बैरियर को क्रॉस करके खुद नहीं आइएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। हबको की कंपनी मैंने विजिट करी और मैं पीछे गाड़ी में सो गया। मैंने ड्राइवर को बोला जब वो चौकी आए मुझे उठा देना और गाड़ी यहाँ पे रोक देना। अच्छा, हुआ क्या कि वो गाड़ी रोकना भी भूल गया और उसको भी याद नहीं रहा, उसने वो चेक पोस्ट क्रॉस करके वो आगे चला गया। जब आगे गया तो अहमद भाई उठे। मैंने कहा क्या हो गया? कहने का यार हम लोग जो है ना शायद गलती से आगे आ गए। मैंने कहा यार तुम्हें पहले बताना था, वापस यू टर्न लो। तो उसने बोला चले मैं यू टर्न लेता हूँ। हमने कहा ज़रा बैठ के चाय वाय भी पी लेते हैं। उस टाइम पे मैं सूट वूट वगैरह पहना था, क्लीन शेफ था। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, आप तहसीन भाई यकीन करें कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे ना चाय के ढाबे के ऊपर, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ और मैं उनको देख रहा हूँ कि मैं ये कहाँ आ गया। जब मैंने उनको देखा, ये लंबे 6-7 फुट के लोग, ये लंबी दाढ़ियाँ, पगड़ी पहनी हुई, शलवार ऊंची, वाइट शलवार कमीज, सब ऐसे पठान टाइप, और मैं सूट वूट में, क्लीन शेव, एक ब्रीफ के साथ में। मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं कि भाई ये कौन है। मैं कह रहा हूँ ये कौन है। मैंने कहा जल्दी से घुमाओ, हम आगे आ गए, ऐसा ना हो कोई नोगो एरिया में आ गए हो। जैसे ही मेरे ड्राइवर ने गाड़ी घुमाया, यकीन करें लोगों ने कुर्सियाँ आगे फेंकी हैं, बेंचेस आगे फेंकी, हमारी गाड़ी को रोका। उसने ब्रेक लगाया, अब वो शीशे पे नॉक करने लगे, उतरो गाड़ी से। मैंने कहा ये क्या सीन हो गया? मैंने फ़ौरन कॉल मिलाई, MPCL, सिग्नल नहीं आ रहा है। अच्छा, गाड़ी आगे नहीं ले सकते, गाड़ी फंसी हुई। खैर 5 मिनट के बाद मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ गया। जैसे ही दरवाज़ा मैंने खोला, उन्होंने कुछ नहीं किया, अंदर होटल के अंदर कमरे में ले गए, अंधेरा कमरे में, सीट के पीछे मेरे हाथ बांध दिए और क्लाशनकोफ सबके पास। मैंने कहा आज तो अल्लाह ताला, फिर जो मैंने कलमे पढ़ने शुरू किए हैं, पहला सिपारा, दूसरा सिपारा सब पढ़ दिया ना मैंने कहा अल्लाह ताला आज मुझे बचा ले, पक्का वादे हमेशा फजर की नमाज टाइम पे पढ़ूं बस आज बचा ले तू। अच्छा, फिर ड्राइवर को भी उन्होंने इसी तरीके से पकड़ के बांध दिया। अच्छा, हुआ कि जो मैंने मैसेजेस भेजे थे ना, शायद मैं अंदर गया हूँगा तो वो कनेक्ट हो गया, उनको मैसेज मिल गया। तो आधे घंटे तक हमारे हाथ पाँव बांध के हमें अंदर रखा हुआ, मेरे ड्राइवर को भी रखा हुआ, और पीछे से वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरे इतना समझ में आ रहा था कि कोई उनकी, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कोई एक पार्टी कह रही थी इनको मार दो, एक पार्टी कह रही थी इनको छोड़ दो। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा रिवील कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी आज तक नहीं पता। 10 साल हो गए इस बात को। तो इतने में आधे घंटे के बाद हुआ कि फिर सायरन बजने की आवाज़ आई, जैसे शोर शराबा हो रहा है। तो एकदम से दरवाज़ा खुला, क्लाशनकोफ जैसे लोड हो रही है वो।
तो आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, अंधेरा था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया, गाड़ी में डाला। जब गाड़ी में डाला, पट्टी खोली, हाथ खोले, तो वो रेंजर्स थी और वो फौज थी, उन्हीं के MPCL के लोग थे। खैर उन्होंने बोला आप गाड़ी लेके इन गेस्ट को तो लेकर जाओ, हम इनसे निपटते हैं। खैर वो मुझे लेके ऊपर पहाड़ों की तरफ चलना शुरू हो गए, MPCL की तरफ, उनके ऑफिस की तरफ ले जाना। तो उन्होंने बोला अहमद भाई आपने क्या किया, हमने आपको बोला था चेक पोस्ट पे रुकना, ये आप नो गो एरिया में दाखिल हो गए थे। ये वो एरिया है जहाँ पे इनका कबायली जो इलाके, इनका और हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम इनके इलाके में जाएंगे तो ये नहीं छोड़ेंगे, और उनके इलाके का है। तो मैंने कहा मैं तो इनके लिए मतलब तो उन्होंने बोला ये इनका और हमारा एग्रीमेंट है, तो आप गलती से चले गए तो ये हमने आपको बचा लिया, वरना तो आपका राम राम सत्य हो गया था। फिर वो पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हुई गाड़ी, 4 घंटे का सफ़र था पहाड़ी के ऊपर, जो फील्ड थी हमारी। तो जब हमने रास्ते में देखते हुए गए, खेत खलियान थे वहाँ पे पहाड़ के ऊपर, वो खेत वगैरह भी आ रहे थे। तो कुछ लोग थे, मैंने उनको देखा, किसी ने अजीब से कपड़े फटे पुराने, और सबके हाथों में बेड़ियाँ डली हुई और टांग में जंजीरें और पाँव में बेड़ियाँ। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहने लगे यार ये आधा इलाका इन लोगों का है, हम इसमें अमल दखल नहीं कर सकते। तो कहने लगे अहमद भाई अगर हम आपको नहीं छुड़ाने आते, यू विल बी द वन ऑफ देम। अल्लाह ताला शुक्र है बचा लिया। तो खैर वो MPCL फील्ड पे पहुँचे, फिर वो विज़िट हुआ, फिर मैं वापस आया। मैंने कहा कहेंगे अच्छा अहमद आप आ गए, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अब आप ज़रा साइड पर आए, आप 1972 के बाद गए क्यों नहीं थे? तो उन्होंने बताया यार मैं सिर्फ नो गो एरिया में गलती से दाखिल हो गया था। तो मैंने कहा ये बात मुझे बतानी थी ना, मैं भी आज गलती से दाखिल हो गया था, मेरे साथ भी यही हुआ। तो ये वजह थी। तो बहुत स्टडी बताया था आपको कि ये सारा? उन्होंने नहीं बताया, वो मुझे बता दे तो मैं कहाँ जाता, मैं तो कभी नहीं जाता। तो वहाँ का टेंडर निकला हुआ था, बात करनी थी, उनको पिच करनी थी कोटेशन हमें, तो भेजना तो था किसी को। अच्छा आपको चौड़े में करके मुझे बस उसको चौड़ा करते हैं तो चला ही जाएगा। हाँ तो वही हुआ, हम चौड़े में चले गए। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया, मैंने कहा खैर फजर की नमाज पढ़ रहे हो जो तुमने दुआ की थी? हाँ पढ़ ले बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बाकी ऐसा होता है कि आयतुल कुर्सी सारे कलमे याद आ जाते हैं ना उस वक्त। हाँ सारे वो गुनाह होते हैं ना, वो सामने फ्लैशबैक हो गए सब, आपने अल्लाह ताला ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो वो एक खैर गुजर गया, उससे भी बड़ी लर्निंग ली, चीज़ें हुई। नहीं ये तो यार कि वाकई में इस तरह से है सीन कि काफ़ी सारे हमारे एरिया कुछ इस तरह से हैं कि अब थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ये तो खैर आप इतनी दूर की बात करें, हमारे कराची में भी था 90s के दौर में कि अगर हम 2000 और 90s के इस एरिया से उस एरिया में चलेगा। सर ये अभी मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले तक की बात है, जब ये मेरे ख्याल से मुशर्रफ का दौर जब ख़त्म हुआ है, उसके बाद से फिर ये बैरियर्स हटना शुरू हुए। वरना आपने याद होगा कि हर गली के अंदर बैरियर, हर किसी ने अपना वो बैरियर तो आज भी, लेकिन वो नंबर होते थे 72, 93, 42 कि वो ये इस एरिया वाला उधर नहीं जाएगा। हाँ ये तो होता था। तो फिर पूछते थे किस एरिया से है। हाँ फिर वहाँ का यूनिट इंचार्ज होता था, या फिर वो अलग होता था, सिस्टम पूरा चलता था। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उस टाइम पे होती थी, कि अभी भी होती है। कुछ पठानों के इलाके या दूसरे और इलाके, तो वहाँ अभी भी ये चीज़ चल रही होती है। सही कह रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ मुल्क की तरक्की का मुझे ऐसा लगता है एक फैक्टर एक ये भी है कि हमारे यहाँ अभी तक सिस्टम नहीं है। चले वापस सप्लाई चेन पे आते हैं। सप्लाई चेन का एक आपने सबको डरा दो दिया पहले कि बेटा अगर होशियारी की ना तो तुम गए, काम वही करना जो तुम्हारे। बिल्कुल। तो सप्लाई चेन वाले में पहले तो एक नसीहत इनको मिल गई, लेकिन बेनिफिट्स भी तो होंगे। बिल्कुल। इसमें असल में होता ये कि जब मैंने कंपनीज के अंदर जाना शुरू किया था ना, तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। फर्स्ट टाइम लोगों से मिलना पड़ता है और उनको कन्विंस करना पड़ता है, निगोसिएशन करनी पड़ती है, अपनी चीज़ें पिच करनी पड़ती हैं। तो ये जो निगोसिएशन स्किल्स आप में आ जाती है, मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते हैं, आपकी नेटवर्किंग होती है। एक तो होता है ना कि आप जो सेल्स का बंदा नहीं होता, तो मैं कहता हूँ उसको कुछ नहीं पता होता। सेल्स का बंदा एक बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बंदा होता है, क्योंकि वो पूरा शहर घूम रहा होता है, हर चीज़ उसको पता होती है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की थी तो दूसरा ही साल था, तो एक 2016 की बात है। आपको याद होगा 2016 से पहले जो था वो पेट्रोल हमारे पास रेड कलर में आया करता था। अब ये एनवायरमेंटल ग्रीन हो गया है। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो हम बात कर रहे होते हैं, तो ये अब ग्रीन आता है। तो 2016 की बात है, तो गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला था कि हमें कुछ केमिकल्स चाहिए जो कि हम पेट्रोल में मिलाएंगे, जिससे हमारा पेट्रोल इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाएगा। तो वो कुछ एडिटिव्स होते हैं, वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। 10 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला।
उस पर हमने कोटेशन ली, कोटेशन सबमिट करवाई। अच्छा, वो कोटेशन पिच करने के लिए हमें इस्लामाबाद जाना था, मेरे बॉस को जाना था और मुझे जाना था। हुआ इत्तेफाक कि बॉस की कोई कमिटमेंट आ गई तो उन्होंने बोला अहमद तुम जाओगे। अच्छा, मैं कभी इस लेवल के ऊपर अकेला, क्योंकि वो थी ठीक ठाक कोई तकरीबन उस टाइम के ऊपर 2016 की अगर मैं बात करूं 80 मिलियन यूरो की कोटेशन थी। बॉस ने ट्रस्ट किया, उन्होंने बोला अहमद तुम जाओ। पहले भी ट्रस्ट किया था, अब भी ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा वहाँ, अच्छा वो जो मुझे पिच करने के लिए जाना था वो एक वो थी आपकी फौजी फाउंडेशन, तो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, दे आर एक्सपेक्टिंग के अहमद के एक बॉस है वो आएंगे और अहमद आएगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे अकेला पहुँचा तो मैंने कहा आपके बॉस किधर है? मैंने कहा वो इस वजह से नहीं आ सके। कहने के ओके। जब मैं वहाँ पहुँचा उनके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सोचें सारे फौजी अपने ड्रेस में और मैं एक अकेला सिविलियन, और उनको मुझे पिच करना है और अकेला पिच करना है, तो लाजमत मैं बड़ा शेकी हुआ। खैर मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी। 2016 का वो दिन और आज का दिन, मैंने जब उनको प्रेजेंटेशन देके फारिग हुआ और फिर हमारी कन्वर्जेशन चली 2 दिन तक, मैं वहाँ पे रुका। एट द एंड वो कन्विंस हो गए, हमारी पिच के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हमें ही दिया। लेकिन उस टाइम जो मेरा एक मोटिवेशन, जो एक मोरल बुलंद हुआ ना, मैंने कहा जब मैं इनको कन्विंस कर सकता हूँ, पिच कर सकता हूँ, फिर तो आ जाए कोई भी, तो सबसे बात कर लेंगे। तो उस चीज़ से मुझे बड़ा बूस्टअप मिला। तो वो जो हमने टेंडर विन किया था, और आज 2025 हो गई है, 2026 तक वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो हमारी ही कंपनी ने विन किया था। और वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो जितने भी एडिटिव्स बाहर से आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल में जो मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट्रोल ग्रीन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हमने जीता था 2016 की। मुझे लगता है आपके बॉस को शायद होगा कि यार ये तो जीतेंगे नहीं, अगर ये ले आया तो ले आया वैसे ही। शायद ये भी हो सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है यार, अभी जाएंगे, टाइम भी जाना, जीतना भी जाना तो है नहीं, पिच होनी नहीं, एक्सेप्ट करना नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करना जाया, जैसे अक्सर में जो होता है। क्या सही कह रहे हैं। हाँ यार, वो जरूर बात रखनी है अपनी, तो होकर आ जाओ। सही कह रहे हैं। समटाइम्स ऐसा भी हो रहा होता है, तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो उनके दिमाग में, पर समटाइम्स चीज़ें हिट कर जाती हैं। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रही। अच्छा अहमद भाई, मैंने देखा लोगों का इतना रुझान नहीं है आज के दौर में सप्लाई चेन की तरफ, तो हो रहा है ये क्या, क्योंकि आजकल लोग ई कॉमर्स में चले गए, जिसने ई कॉमर्स में भी आए, शॉपिफाई, अमेजोन आ गया, या फिर कोई लोग फ्रीलांसिंग की तरह चला जाता है, कोई सर्विस सेक्टर पे चला जाता है, सबको ऑनलाइन का शौक चला गया। मतलब डिग्री पे कॉन्फ्लिक्ट तो चला, लेकिन यू आर द वन जो अभी भी सप्लाई चेन में है। तो ऐसी क्या चीज़ देखी है आपने? एक तो नंबर 1, लेकिन सेकंड क्वेश्चन इसके साथ रिलेट बनता है कि आने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे व्यूवर्स हैं जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, या हमारे जो बिजनेसमैन हैं, क्या उनको सप्लाई चेन में स्टडी करनी चाहिए? अच्छा पैसा बनेगा नहीं बनेगा? आजकल ये सवाल डायरेक्टली है ना। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। मैं थोड़ा सा इसका ये बताना चाहूँगा कि सप्लाई चेन असल में, फॉर सपोज मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं क्यों सप्लाई चेन की तरफ आया, मैं इस वजह से आया कि कोविड की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोविड में हमारे पास टाइम होता था कि गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ था कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी या 9 से 11 खुलेंगी, व्हाटएवर। जब आप बाहर निकलते थे तो आपको दुकान के ऊपर वो चीज़ अवेलेबल होती थी, उसके अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो आपने कभी ये सोचा कि वो चीज़ दुकान के ऊपर कैसे आती थी, वो चीज़ें चाहिए कितनी, ये घड़ी जो मैं पहना हुआ हूँ ये मुझ तक कहाँ से और किस किस प्रोसेस के ज़रिए पहुँची? तो मुझे क्यूरियोसिटी थी ये चीज़ें जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बता दूँ, ये घड़ी ऐसे ही नहीं बनी होगी, इसका कोई मैन्युफैक्चर होगा, और वो मैन्युफैक्चर मल्टीपल मैन्युफैक्चर होंगे। कोई इसकी बॉडी बनाता होगा, कोई कंपनी इसकी मशीन बनाती होगी, कोई सेल बनाता होगा, तकरीबन 8-10 कंपनीज होंगी, फिर उसको, हाँ एग्जैक्टली, उन सबको लेते होंगे, फिर उसको असेंबल या फिर वापस जाना है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले वो होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से जो वो फिर कस्टमर लेता है। तो ये सारा प्रोसेस, और इसमें कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, हर कोई कंपनी यही बात कर रही होती है। तो मुझे इसको जानने के लिए बड़ा इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें कैसे होंगी। आने का पर्पज सप्लाई चेन का यही था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मैं अभी भी लोगों से यही कहता हूँ कि सप्लाई चेन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आए। अगर समवन पुश यू टू थ्रो इन सप्लाई चेन के वो करो, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जितनी आसान लगती है उतनी आसान है भी नहीं, क्योंकि ये बड़ी डाइवर्स्ड है। और ये सप्लाई चेन एक ऐसी फील्ड है
हर चीज़ का दौर होता है। जब सप्लाई चेन इतना बूम के ऊपर नहीं आया था तो उससे पहले हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, एचआर, अकाउंट्स, फाइनेंस की तरफ जाना चाह रहा था। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया जो कि अभी भी है कि लोग सप्लाई चेन की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें ना, कंपनीज खुल रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है हमारे पास, कितने ज़्यादा लोग जो है वो इनोवेशन चीज़ें कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो वो सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होना, उनको सप्लायर से, वेंडर से लेना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये चीज़ें तो इंसान खाना पीना ख़त्म नहीं कर सकता, पहनना ओढ़ना नहीं ख़त्म कर सकता, अपने ऑटोमोबाइल्स चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी, और ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी आपको दुकानों से जाकर ही मिलेंगी। दुकानों तक कैसे पहुँचेंगी? कोई ना कोई सप्लायर तो पहुँचाएगा, और जो सप्लायर पहुँचाएगा तो वहाँ सप्लाई चेन जिंदा है। अच्छा, इसमें एक और है ना, मुझे 2-3 सवाल बने। एक तो मैंने कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया सप्लाई चेन, कुछ होते हैं जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि हम आपको तिजारती, ये तो खैर उर्दू और इंग्लिश का फ़र्क होगा, तो ये इन टर्म्स में फ़र्क क्या है? हाँ, असल में सप्लाई चेन एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के अंदर जो है ना बहुत सारी ब्रांचेज हैं। सप्लाई चेन के अंदर आपका आ जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट, फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, 3PL डिपार्टमेंट, 4PL डिपार्टमेंट। ये भी है। तो ये कोई तकरीबन 15 डिपार्टमेंट्स है। ऑल दीज डिपार्टमेंट दैट्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इज द फादर, और ये सारे उसके बच्चे हैं। तो अब आपको भी अगर सप्लाई चेन में कोई कहता है ना कि सप्लाई चेन में आना है, तो भाई सप्लाई चेन में कहाँ पे आना है? ये 15 फील्ड्स हैं, आपको किसी एक फील्ड में आना पड़ेगा, और किसी एक फील्ड के अंदर आने के लिए हर किसी की स्पेशलाइजेशन होती है, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हम डॉक्टर के पास चले जाएं, जनरल फिजिशियन, तो जनरल फिजिशियन तो आपको ओवरऑल देख के बता देगा, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है या किसी हो, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सप्लाई चेन का भी ऐसे ही, जो 15 डिपार्टमेंट्स है, इसके लिए आपको किसी एक चीज़ के अंदर, अपना डोमेन के अंदर आना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट वाला है तो प्रोक्योरमेंट में अगर आपको जाना है तो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें 3PL है तो 3PL वाले, होलसेल वाले तो होलसेल, एग्जैक्टली, इंपोर्ट वाले, एक्सपोर्ट वाले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। ऐसा ही है। तो हर किसी फील्ड के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन और उसकी फील्ड पढ़नी पड़ेगी। नो डाउट कि ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि आपका एक अगर डिपार्टमेंट, अगर मैं बात कर लूँ डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी कनेक्टेड है कंपनी के साथ, वेंडर के साथ, प्रोक्योरमेंट के साथ, वेयरहाउस के साथ, लॉजिस्टिक, तो हर जगह से ये कनेक्टेड ही है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेंगे तो इट मीन्स कि आप तमाम इन डिपार्टमेंट्स को पढ़ लेंगे, बट आप फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट कहलाएंगे। दूसरे डिपार्टमेंट के आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब आप दूसरे डिपार्टमेंट को उसके डीप डाउन जाके उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब आप उसकी चीज़ों को समझ पाएंगे। सारी सर्विसेज दे भी नहीं सकता, मेरे ख्याल से नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। तभी आप देखें ना, डिस्ट्रीब्यूशन की अलग कंपनीज खुली हुई हैं। मैंने जैसे काम किया था, शेल कंपनी में था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास था, क्योंकि शेल का लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, जो गाड़ियों में डल रहे होते हैं, मशीनरीज में डल रहे होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स में डल रहे होते हैं, तो हम एक एक वक्त में वो जो ड्रम्स होते हैं, हमारी पर डे सेल हज़ारों ड्रम्स हुआ करती थी। तो वो पूरे कराची में हमारे कस्टमर्स होते थे, उन कस्टमर्स को हमको पहुँचाना होता था, तो वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये एक पूरी अलग फील्ड है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, वो एक पूरी अलग फील्ड है। यानी कि आप एक्सपर्ट हैं, फॉर सपोज एक पानी की बोतल जैसे कि रखी हुई है बनाने में, पर आपकी एक्सपर्टीज नहीं इस चीज़ में नहीं है कि यार मैं इसको मार्केट कैसे करूं। एक लियारी में बैठी हुई आखिरी गली के आखिरी कोने पे एक दुकान है, वहाँ पे भी मेरी प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए, और अगर डिफेंस की एक बहुत बड़ी शॉप है तो वहाँ पे भी मेरी प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक्सपर्टीज़ आपकी नहीं है। आपकी USP किस में है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? आपकी प्रोडक्ट है पानी की बोतल बनाना, उन जगहों तक पहुंचाना वो डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक्स की है का काम है, वो आपका काम नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा अगर आपको हर जगह अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है। फिर आखिरी सवाल या सेकंड लास्ट कर लेते हैं? सेकंड लास्ट कर लेते हैं। एक आखिरी में मैसेज करेंगे ना, सबसे ज़्यादा इस अम्ब्रेला के अंदर, जैसे आपने बताया सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा किस एरिया में पैसे, जैसे 15 डिफरेंट एरिया है, हाँ, तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे? प्रोक्योरमेंट। अच्छा, हाँ, प्रोक्योरमेंट, चलो मैं बता देता हूँ। प्रोक्योरमेंट में आपको सेटिंग बनानी पड़ेगी। सेटिंग बनाने का तरीका भी बताता हूँ, चले आज। वो सेटिंग ऐसी बनेगी कि, लेकिन कंपनीज ने इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत रखी हुई, लेकिन बनाने वाले इसमें सेटिंग बना रहे हैं, कर रहे हैं। अब बॉस ने बोला यार ये मशीनरी मुझे खरीदनी है, आपने 3-4 लोगों से कोटेशंस ले ली। अब एक को बोला कि यार तुमको मैं ऑर्डर दिलवाऊंगा, ये बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है।
फिर वो आपको बोलेगा हाँ यार मुझे तो ऑर्डर चाहिए अहमद भाई, 10%, मैं आपको हाँ ये प्रॉफिट आपका। फिर मैं बोलूँगा यार टेक्निकली और कमर्शियली अपनी कोटेशन को थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड कर लूँ, मुझे कोटेशन दोबारा भेजो। वो दोबारा मुझे भेजेगा, लाजिम से जीता वो तो वही होगा, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मैं सबको बुलाऊंगा। एक ओपन बिडिंग सिस्टम होता है, सारे वेंडर्स आएंगे, हाँ भाई तुमने कितने की भेजी, तुमने 100 रुपये का, तुमने 80 रुपये का, हाँ भाई तुमने कितने के थे, 60 रुपये का ये ऑर्डर आपका। अब वो 60 रुपये में 10 रुपये मेरे, 50 रुपये उसके। तो प्रोक्योरमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। फैक्ट्रीज के साथ सेटिंग होती है, सप्लायर्स के साथ ही टेंडर इशू करती है। नहीं, हर कंपनी कर रही होती है, प्राइवेट कंपनियां भी कर रही होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ ये है कि आपको अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है अकॉर्डिंग टू द पेपरा रूल्स, तो आपको कम से कम 3 वेंडर से कोटेशन लेनी है। क्योंकि जब आपका एक्सटर्नल ऑडिट होगा तो वो आप देखेंगे जो भी वो छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं जाते, पंखा टेबल लाइट कुर्सी इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाते, वो जाते हैं बल्क के ऊपर, ब्लैंकेट एग्रीमेंट जिनको हम कहते हैं, जिनके सालों साल या बड़े एक्सपेंसिव चीज़ें अगर आपने मंगाई होती हैं तो बोलते हैं इसकी कोटेशन लेकर आओ अगर तुमने खरीदी है। तो वो आप 3 कोटेशंस लाके देंगे, फिर उनको तीनों कोटेशंस को वो जो ऑडिटर वाला हो उसको इवेल्युएट करेगा। उनकी तो शिकरे की नज़र होती है, वो पकड़ लेंगे फ़ौरन के कहाँ पे तुमने घपला किया हुआ है, कहाँ पे कि तुमने डंडी मारी हुई। तभी वो ऐसे ही थोड़ी मतलब इंटरनल ऑडिट उन्होंने ACCA CA किया हुआ होता है, वो पकड़ लेते हैं। कोई नहीं भी पकड़ पाते, आपने काम इतना अच्छा किया होगा कोई पकड़ ही ना पाए, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो पूरी सेटिंग से चला था। लेकिन टेंडर अगर पकड़ने हो इस तरह के, जब इतना बता ही दिया है मालिक, हाँ। तो ये भी बता ही दे। अच्छा, मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या सेटिंग बनाई यार। चले आपके इस पॉडकास्ट के ऊपर मैं अपना रिवील कर देता हूँ, जो अगर सुन रहे होंगे कंपनीज वाले वो बोलेंगे अच्छा अहमद ऐसा क्या करता था। मैंने भी सेटिंगें बनाई हुई थी, क्योंकि जब इस फील्ड में मुझे 2-4 साल हो गए थे, फिर सेटिंग बनानी पड़ी थी, क्योंकि मुझे भी काम चाहिए ना। आपने एक मार्केट में कोटेशन फ्लोट करी कि यार मुझे ये चीज़ कौन प्रोवाइड करेगा, सबकी कोटेशंस आ गई आपके पास, आप मेरे बंदे। टेंडर्स आते हैं अखबार में आज तक? अखबार, अच्छा, या कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर भी आते हैं और अखबार के ऊपर आते हैं, और ओपन फॉर ऑल होता है। आप भले से पाकिस्तान में बैठे हुए हो या आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, अखबार तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो अखबार में आज भी अखबार में आते हैं। आप खोल के देखें संडे का डॉन, पूरा उसमें 10 पेजेस टेंडर्स के होते हैं उसके, आज भी उनकी वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं। और ये जब आप कंपनीज में जाएंगे ना, तो उनको पता हो जाता है कि यार अगर हमें कुर्सियाँ चाहिए तो उनके पास पूरी लिस्टें बनी हुई होती हैं। क्योंकि कंपनीज अगर कोई मशीन इंस्टॉल कर रही है तो वो पहली दफ़ा नहीं कर रही है, अगर 10 साल से लगी है तो शायद उसने 10 दफ़ा करी होगी, और जब उसने 10 दफ़ा परचेज की होगी तो हर दफ़ा उसने टेंडर फ्लोट किया होगा, तो हर दफ़ा टेंडर फ्लोट करने के ऊपर 10 लोगों ने उसके ऊपर बिड करी होगी, तो उसने 10 लोगों का डेटा अपने पास रखा है। फिर अगले साल उसने दोबारा निकाली होगी तो 10 मुख्तलिफ और लोग आएंगे, तो 10 साल में अगर उसने 10 दफ़ा भी किया तो इसका मतलब है उसके पास 100 वेंडर्स का डेटा है। सही। तो वो उनको फिर इवेल्युएट करना, उसमें से छांटना, फिर मुझे पता चल जाएगा ना जब मैं 10 साल से यार ये साहब हैं इनकी कोटेशंस हमेशा होती है, लेकिन मुझे थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू प्रॉपर चैनल मुझे वो सारी चीज़ें 0 to 100 करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब एक्सटर्नल ऑडिट वाला आएगा वो ये नहीं बोलेगा आपने इसको डायरेक्ट क्यों ऑर्डर दे दिया, अगर पिछली 5 दफ़ा से ऑर्डर आप इसको दे रहे हो तो 6ठी दफ़ा मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, मुझे वही प्रोसेस करना पड़ेगा, मुझे आवाम में पब्लिकली वो टेंडर लाना पड़ेगा। फिर आप थ्रू प्रोसेस आप जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते, और सेटिंग से जीते वो एक अलग बात है। सेटिंग से तो जीत ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ है। अगर कोई इस फील्ड पे आना चाहे, स्टार्ट करना चाहे, मेरा आखिरी सवाल है, तो वो कैसे आ सकता है? सर बहुत आसान है। सबसे पहले तो सप्लाई चेन की फील्ड में आने के लिए आपको सप्लाई चेन पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई चेन होता क्या है। और जब आप सप्लाई चेन के अंदर आ जाएं, आप इसकी स्टडी कर लें, फिर आपको एक तो सप्लाई चेन पूरा ओवरऑल जानने की ज़रूरत है कि सप्लाई डायरेक्ट ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेयर हाउस के मैनेजर बन जाएं या प्रोक्योरमेंट में आ जाएं या लॉजिस्टिक्स में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। सप्लाई चेन को पहले उन 12-15 डिपार्टमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, उनको समझें, और फिर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो फिर उस फील्ड में जाएँ, उसमें थोड़ा सा काम करें। और अगर आप अर्ली एज के अंदर हैं कि अगर आपको जॉब की इतनी नीड नहीं है और आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो 2-3 अपनी जॉब्स शफल करके देखें, फिर देखें कि आपको किस एरिया के अंदर मज़ा आ रहा है और किस चीज़ के अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं। फिर उस चीज़ की फर्दर स्टडी करें और फिर उस चीज़ के अंदर आप जाएं, करें। और सप्लाई चेन में प्रोक्योरमेंट हो, लॉजिस्टिक्स हो, हमारे पास पाकिस्तान में बेतहाशा कंपनीज़ हैं जो ले रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि अगर आपको सप्लाई चेन में जाना है, यू शुड हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द इंडेंडिंग फर्म्स, जो कि मिडिल मैन कंपनीज़ होती हैं। मिडिल मैन कंपनी में ही मैंने काम किया है। तो मिडिल मैन कंपनीज़ दे आर लिंक्ड विद द सप्लायर, और सप्लाई मेरे पास थ्रू आउट ऑल ओवर पाकिस्तान हुआ
हुआ करते थे। तो इस चक्कर में कंपनी वाले कहते थे कि यार जो इस सप्लायर के साथ बात करनी है, इससे निगोशिएशन करनी है, इससे जो भी बात करनी है, तो समटाइम्स के आपके बाहर के फ्री के टिकट्स, वो फ्री के टूर्स भी लग जाते हैं। और लोकली आपका पूरा पाकिस्तान कस्टमर है, पूरा पाकिस्तान है, आपका कोई स्पेसिफिक एक कस्टमर नहीं है, पूरा पाकिस्तान आपका कस्टमर है जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है। तो उन सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आपका जाना होगा। तो मिडिल मैन इंडेंटिंग फर्म्स के पास काम करने का ये वाला फ़ायदा है कि आप दोनों एंड से, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर, दोनों कंपनीज़ के साथ, दोनों एंड्स के ऊपर आप इन टच रहते हैं। तो आपको जो एक विजन मिलता है ना, वो एक बड़ा ब्रॉड विजन मिलता है। तो आपकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट में जाने, किसी भी फील्ड में जाने, तो वो आपका बड़ा खुला हुआ विजन होता है, जहाँ आप जाना चाहें वो जा सकते हैं। अच्छा अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसमें सप्लाई चेन में रिक्रूटमेंट है और 3PL है, वेयर हाउस है, ठीक है, इनकी भी मैं चाहता था कि और डिस्कशन हम करें, पर क्योंकि टाइम ज़्यादा है, क्योंकि लंबी पॉडकास्ट आती है, लोग स्किप मारते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड कि अगर लोगों ने सारी जो 15 डायमेंशन जिन्होंने बताई हैं, जिसमें वेयर हाउस मुझे याद पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन याद पड़ता है, होल सेल याद पड़ता है, और 3PL था, वो मल्टीपल डायमेंशन थी इसमें ना, और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पड़ रहा था, ठीक है, कुछ कस्टम क्लीनिंग भी इसी में आता है। बिल्कुल। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर आप चाहते हो कि हम इनसे डिस्कस करें, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कमेंट। आप कमेंट में मेंशन करेंगे तो अहमद भाई को हम दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। आप कमेंट करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट है। अगर नीड ही नहीं है तो फिर हम इस पर डिस्कशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर किसी ने फ्रीलांसिंग की साइड पे जाना है तो जिस अब हर एक अपने एरिया वो उधर चले जाए। ऐसे ही है। अगर कुछ लोग का इधर इंटरेस्ट है तो वो कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल, तो कमेंट करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया तहसीन भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।